नमस्कार, स्वागत है आपका होमबिल टीवी भारत पर। रायगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित महादेव सट्टा ऐप एवं लोटस ऐप में पैसों के अवैध लेन देन के मामले में ग्रामीणों को गुमराह कर उनके बैंक अकाउंट का आपराधिक दुरुपयोग करने पर गिरोह के 2 सदस्यों और स्थानीय इंडसइंड बैंक प्रबंधक और कर्नाटका बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 4 आरोपियों को धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। थाना जूट मिल अंतर्गत सराई भद्दर रायगढ़ निवासी जीवनलाल साहू का करीब 7-8 माह पूर्व उसके परिचित गांधीनगर जूट मिल में रहने वाले अरुण रात्रे द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर इंडसइंड बैंक रायगढ़ में खाता खुलवाया था। जीवन साह को उसके खाते में कभी रकम लेन देन होने की जानकारी मोबाइल मैसेज और ईमेल पर मिलने पर खाता खोलने वाले बैंक मैनेजर दिनेश यादव से मिला, जो अपनी व्यस्तता बताकर बैंक से लौटा देते थे। आरोपी सुनील साहू निवासी लीमगांव थाना केडार जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का संपर्क सट्टा गिरोह से साथ हुआ था, जिन्होंने उसे बैंक खाते खुलवाने की अवेज में 15 से 20 हज़ार देने की बात कही। उसने रायगढ़ में उसके परिचित अरुण रात्रे को लोगों के खाते खुलवाने पर कमीशन की बात बताई और अरुण रात्रे एवं सुनील साथ इंडसइंड बैंक जाकर बैंक अफसर दिनेश यादव से खाता खुलवाए। अकाउंट स्कैम रायगढ़ पुलिस के संज्ञान में आने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए इस स्कैम की जांच कर आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की गई। आगे की जांच कार्यवाही पुलिस अभी कर रही है। खुलवाए जाने के संबंध में एवं इस प्रकार से खुले हुए बैंक अकाउंट का सट्टा में उपयोग करने के संबंध में रायगढ़ पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए टोटल 4 आरोपी को गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 2 आरोपी रायगढ़ के रहने वाले हैं, जो अपने अड़ोस पड़ोस के दोस्त यारों को, अन्य नागरिकों को बहला फुसला के अलग अलग योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पे बैंक में अकाउंट खुलवाते थे और वो अकाउंट को पूरी डिटेल, उसका पासवर्ड, उसका एटीएम सब कुछ अपने पास रख लेते थे और जिसके बाद उस अकाउंट का उपयोग महादेव सट्टा एवं अन्य सट्टा में किया जाता था। साथ में 2 बैंक कर्मचारियों को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक इंडसइंड बैंक का डेप्यूटी मैनेजर है, दूसरा कर्नाटका बैंक का कर्मचारी है। ये दोनों भी खाता खुलवाने के स्कैम में शामिल थे। प्रत्येक अकाउंट खुलवाने पे ये बैंक कर्मचारी को अराउंड 4 से 5 हजार रुपये आरोपियों के द्वारा दिए जाते थे और इस प्रकार से खुले हुए बैंक अकाउंट, जिसको डमी अकाउंट या म्यूल अकाउंट बोलते हैं, जिसका उपयोग सट्टा एवं अन्य साइबर फ्रॉड में उपयोग होता है। पर्टिकुलरली अभी तक अराउंड 40 से 50 तक ऐसे सस्पिशियस अकाउंट हमारे सामने आए हैं, जिसकी जानकारी हमारे द्वारा बैंक को दिया गया है कि उसका पूरा डिटेल हमको प्रदाय करेंगे। ऐसे अकाउंट में लाखों में ट्रांजैक्शन हुआ है। हमारे द्वारा आगे भी इस कड़ी में बढ़ा जाएगा और इसमें जो शामिल होंगे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन संदर्भ में मैं आपके माध्यम से 2 चीजें और स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी बैंक कर्मचारी जो भी इस प्रकार के गिरोह के साथ इन्वॉल्व है, वो तत्काल ऐसे कोई भी जानकारी हो हमारे सामने रखे और ऐसे बैंक अकाउंट को होल्ड पे करे, नहीं तो उनके खिलाफ भी, जैसे आज 2 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वैसे हमारे नॉलेज पे आने पे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ में कोई पब्लिक का व्यक्ति जो जानबूझकर ऐसे अकाउंट जो कि सट्टा वगैरह में प्रयुक्त होते हैं, वो अपने नॉलेज में रखकर अगर वो देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो आप सचेत रहे और अगर ऐसा कोई भी अकाउंट आपके नॉलेज में है, आप तत्काल नजदीकी थाना में आके अपने अकाउंट की जानकारी दे, ताकि भविष्य में आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना हो। कौन से सट्टा ऐप में पाया गया था?
जो ये अकाउंट मिले है उसका महादेव सट्टा एवं लोटस सट्टा ऐप में ट्रांजैक्शन पाया गया है। इनके लिंक और भी बड़े शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं जिनकी तलाशी इनके अपलिंक में जो भी जैसे ये गिरोह का यहाँ पे जो आरोपी है सुनील साहू, जो कि यहाँ रायगढ़ में गिरोह चलाता था, ऐसे इसके अपलिंक में और भी जो भी आरोपी है जो और जिले में भी गिरोह चला रहे हैं उनकी भी पतासाजी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में बीते शनिवार को भरी दोपहर में दिन दहाड़े पूर्व डीजीसी व वरिष्ठ अधिवक्ता पर बेखौफ बदमाश ने किया था जानलेवा हमला। जब शासकीय अधिवक्ता अपने घर के वरांदे में बैठे हुए थे तब हौसला बढ़ बदमाश के द्वारा घर में घुसकर तमंचा से फायर कर दिया। हमले में अधिवक्ता बाल बाल बच गए थे, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं आज इस पूरी घटना का खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महज 10 घंटे के भीतर अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि हमला करने वाला अभियुक्त वादी अधिवक्ता का रिश्तेदार ही है। अभियुक्त की अधिवक्ता की नाबालिग पोती के प्रति गलत नियत थी। वही 2 वर्ष पहले भी परिवार के द्वारा इसके विरुद्ध शिकायत की गई थी, लेकिन रिश्तेदार होने के कारण इसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, परंतु परिवार पर मानसिक दबाव बनाने के लिए, डराने के लिए, ताकि जो उसकी मंशा है उसमें परिवार किसी प्रकार का अवरोध न पैदा करे, उसके द्वारा इस तरह की घटना की गई। 22 तारीख को माधवपुरी मोहल्ले में एक रिटायर्ड डीजीसी सिविल महोदय के घर पे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में घुस के कंट्री मेड वेपन से फायर किया गया जब वो वरांडा में बैठे हुए थे, और फिर फायर करके तत्काल मौके से भाग गया। किसी की घटना में किसी को कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी एक बहुत दुस्साहसिक घटना थी और इस पे तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचे थे। हमारी फील्ड यूनिट द्वारा सभी एविडेंस कलेक्शन किया गया था और एसपी सिटी साहब और सीओ सिटी साहब के कुशल नेतृत्व में कोतवाली देहात की पुलिस द्वारा 24 घंटे से कम में भी अभियुक्त का चिन्हीकरण करते हुए उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया था और उसकी निशानदेही पे घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा भी बरामद कर लिए गए हैं। इसमें ये बात निकल के आई है कि ये इनका दूर का रिश्तेदार है वादी पक्ष का, और लंबे समय से उनकी जो एक नाबालिग पोती है उसके प्रति इसके गलत नियत थी और 2 वर्ष पूर्व भी परिवार द्वारा पुलिस को इसके संबंध में शिकायत की गई थी, परंतु रिश्तेदार होने के नाते इसको मात्र कड़ी चेतावनी दिलवा के छुड़ा दिया गया था। लेकिन परिवार पे मानसिक दबाव बनाने के लिए, उनको डराने के लिए, ताकि उसकी जो मंशा है उसमें किसी प्रकार का अवरोध परिवार ना पैदा करे, उसके द्वारा इस तरह की घटना कारित की गई, जिसको हम बहुत गंभीरता पूर्वक लेते हैं। तो ठोस धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा गया है और इसको गिरफ्तार करा जेल भेजा जा रहा है। इसको पुलिस हिरासत में 10 घंटे के अंदर ले लिया। पाटन में एबीवीपी द्वारा हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के गेट पर नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन गुजरात राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए शुरू किए गए GCAS पोर्टल के मुद्दे पर किया गया। GCAS पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरने में लाखों छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रवेश के लिए फॉर्म भरने की व्यवस्था बहुत कठिन है और केवल अंग्रेजी भाषा में है, जिससे छात्रों को बड़ी परेशानी होती है। नमस्ते, राहुल देसाई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज विद्यार्थियों ने जीकास पोर्टल पर पड़ती हालाकी ने लઈને अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पाटण नगर द्वारा आज आवेदनपत्र આપવામાં હેમચંદ આપણા વીસી સાહેબને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે અને હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીને આજે તાળાબંધી કરવામાં આવી છે। વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે સાયબર કાફેમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા જાય છે ત્યારે 500 રૂપિયા જેટલી ફી ભરવામાં આવે છે અને એ 500 રૂપિયા ફી ભરીને પણ વિદ્યાર્થી પોતાનું એડમિશન પોતાની વિચાર શક્તિવાળી કોલેજોમાં લઈ શકતો નથી। વિવિધ કોલેજોવાળા પોતાના જે કરાર કરેલા છે એ કોલેજોમાં જ એડમિશન આપવા, જ્યારે પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીઓ અત્યારે ફૂલ થઈ ગઈ છે અને ગુજરાતની જે યુનિવર્સિટીઓ છે સરકાર દ્વારા ચાલતી એ યુનિવર્સિટીને હજી પણ કેટલાક સીટો ખાલી છે। જીકાસ પોર્ટલ ઉપર ફીનું સ્ટ્રક્ચર કેટલું છે અને એની કટ ઓફ કેટલું છે અને કેટલી સીટો ફાળવી છે એની માહિતી બહાર પાડવામાં આવે, જેથી વિદ્યાર્થીઓને તેની માહિતી મળી રહે। આપણે કાયદા અને શાખાના જે LLBનો કોર્સ છે હજી સુધી ચાલુ કરવામાં નથી આવ્યો। વિદ્યાર્થીઓની માંગ છે કે આ કોર્સ ચાલુ કરવામાં આવે। જે જીકાસનું પોર્ટલ હતું તે જીકાસના પોર્ટલમાં વિવિધ ક્ષતિઓ હતી। એક ક્ષતિઓનું પૂર્ણ કરવા માટે આજે
ગુજરાતની 14 યુનિવર્સિટીઓમાં આજે વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા આવેદન આપવામાં આવ્યું છે, વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે અને તાળાબંધી આપવામાં આવી છે. એના અંતર્ગત આજે આપણે પાટણ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત નોર્થ યુનિવર્સિટીમાં પણ આપણે આજે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે, આવેદન આપ્યું છે અને આપણે તાળાબંધી કરી છે. लखनऊ में पूर्वी जोन की सर्विलेंस टीम ने लोगों के खोए हुए 111 मोबाइल बरामद किए हैं. बरामद किए गए मोबाइल की कीमत 25 लाख से ज़्यादा की बताई जा रही है. डीसीपी पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह के मुताबिक सभी मोबाइल फ़ोन को करीब 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इलेक्ट्रॉनिक आधार पर बरामद किया है. डीसीपी ने अपने कार्यालय पर मोबाइल धारकों को बुलाकर उनके खोए हुए मोबाइल वापस दिए, जिससे उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली. डीसीपी ने बताया कि सर्विलेंस सेल में तैनात सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार, प्रशांत वर्मा, हेड कांस्टेबल मनोज सिंह, महिला कांस्टेबल शिल्पी पांडे समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने इन सभी खोए हुए मोबाइल को ट्रैक कर बरामद किया है. आपने रिकवर किया, कैसे लोगों को लौटाया? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, डे टू डे लाइफ में लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं, खासकर स्मार्टफोन्स, तो कई बारी वो स्लिप हो जाते हैं, कई बारी गिर जाते हैं. तो ऐसे मोबाइल्स की ज़्यादातर लोगों ने EFIs की हैं जो हमारे पास आती हैं, और जो हमारे क्षेत्र के या अदर इलाके के मोबाइल भी हैं. तो यहाँ जो सर्विलेंस टीम है, SI सतीश, प्रशांत और शिल्पी और ये कई सारे जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, इन लड़कों ने काम करते हुए ये रिकवर किया है और 111 मोबाइल टोटल रिकवर किए हैं लगभग 2.5-3 महीने के प्रयास में. इसमें जो सारे के सारे मोबाइल्स हैं, जैसा आपने देखा होगा, इनकी जो बाज़ार कीमत है वो 20,000 या उससे ज़्यादा की है. और इस प्रकार से लगभग ये 20-22 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन से जो बरामद किए गए हैं. आज हमने इन सबको इनवाइट किया है, जिसमें जिन लोगों के EFI से उनकी EFI कॉपी लेकर के IMA मिला करके उनको हैंडओवर किए उनको मोबाइल फ़ोन्स. तो जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं उनको हैंडओवर कर रहे हैं. कुल मिला के 111 मोबाइल की रिकवरी है, जो अच्छी बड़ी रिकवरी मानी है. लोगों के फीडबैक सर क्या है जब उनके हाथों में आपने मोबाइल दिए? जैसा आप उनके चेहरे की खुशी से खुद देख सकते हैं कि किसी को कोई चीज़ जो खो जाती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण डेटा उसमें रहता है, फोटोग्राफ्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी का भी हैंडसेट खो जाता है तो एक बहुत बड़ा लॉस है एक तरीके से. तो आप उनके चेहरे की खुशी से अपने आप देख सकते हैं. इसके अलावा आप खुद ही बात करके मालूम कर सकते हैं. मेरे पॉइंट से उनका अच्छा एक्सपीरियंस है कि पुलिस के द्वारा उनको बुला करके इस प्रकार से हैंड ओवर की गई उनकी चीज़ें. देखिए, मोस्टली जो आपराधिक गतिविधि के बारे में यदि कुछ संज्ञान में आता है इनमें से सारे मोबाइल्स को ट्रैक कर लिया गया है, इनके डिटेल्स ट्रैक किए गए हैं. ऐसी कोई चीज़ संज्ञान में नहीं आई है कि इनसे कोई किसी तरह का थ्रेट दिया गया हो, कोई बात की गई हो या ये मिसयूज़ किए गए हों, ऐसा नहीं है. वो किसी के भी हाथ में पड़ गए हैं और इनएडवर्टेंटली जैसे कहते हैं कि कोई उसका ओनर नहीं है तो किसी ने ले ली है. चूँकि इंटेंशन किसी की नहीं है, इसलिए हमने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी और अभी जो है इनको रिकवर करके इसलिए वापस भेजा. 2007 में BSP ने घोषणा की कि चढ़ गुंडों की चाटी पर मोहर लगेगी हाथी पर, जिसके परिणाम स्वरूप यूपी में उनकी पहली बहुमत सरकार बनी. उनके कार्यकाल के दौरान आटा इंजीनियर हत्याकांड और लखनऊ CMO हत्याकांड जैसे मुद्दे सामने आए, जो आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त रुख का संकेत देते हैं. हालांकि बसपा की गिरावट तब शुरू हुई जब उन्होंने 2012 में सपा से सत्ता खो दी और यह प्रवृत्ति बाद के चुनावों में भी जारी रही, जिसमें 2022 में निराशाजनक प्रदर्शन भी शामिल था. 2024 23 जून को एक समीक्षा बैठक में मायावती ने बसपा के सर्वोच्च नेता के रूप में अपने स्थायी प्रभाव को रेखांकित करते हुए आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया. सीनियर जर्नलिस्ट शेखर श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे. कल मायावती ने यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी बना दिया और जो महत्वपूर्ण पद थे उनको वापस दे दिया. इसी पर हम बात करेंगे शेखर श्रीवास्तव जी. शेखर जी, जिस तरह से मायावती ने यू टर्न लेते हुए एक बार फिर से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और जो महत्वपूर्ण पद थे उनको भी दे दिया और साथ ही एक और फैसला लिया है कि पहले तो आकाश आनंद पे बताइए. देखिए, हमें बड़ा अजूब अचंभित हूँ मैं कि मायावती जी ऐसा
इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन होने के बावजूद उनको ये कैसे इस बात का आइडिया लगा कि 56 दिन बाद आकाश आनंद परिपक्व हो गए होंगे, मैच्योर हो गए होंगे। 56 दिन में उन्होंने कौन सी ऐसी घुट्टी पिला दी उनको कि बहुत अच्छे बड़े पॉलिटिशियन हो गए जो उनको सारे पद वापस दे दिए गए। अब ये उनकी अपनी स्वयं की ऐसी कुछ इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन रहा हो कि उन्होंने आकाश आनंद को कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कोई इससे फ़र्क पड़ने वाला है। जो जैसा खराब पहले प्रदर्शन रहा है वैसे ही खराब प्रदर्शन आगे भी रहने वाला है, ये बात तो बिल्कुल तय है। जहाँ तक मुझे मेरी समझ में आता है इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, जब तक मायावती जी स्वयं सामने आके अपने एक डायस पे खड़े होकर स्वयं को अपने आप को एक लीडर साबित नहीं करेंगी या दोबारा से अपनी कमान खुद नहीं संभालेंगी, तब तक कुछ हालात सुधरने वाले नहीं है। जहाँ तक मुझे यानी कि आकाश आनंद कोई बड़ा खेल नहीं कर पाएंगे, यानी आपके मुताबिक जब तक मायावती खुद नहीं फ्रंट पे आती हैं और कार्यकर्ता भी, मुझे लगता है जैसे राजनीतिक गलियारों में भी यही चर्चा रहती है कि मायावती जब तक फ्रंट पे नहीं आएगी जनाधार उनका जो है जो ग्राफ है लगातार नीचे ही होता जाएगा। एक फैसला और उन्होंने लिया है कि 200 की जगह जो सदस्यता शुल्क थी अब उसको 50 रुपये कर दिया। क्या लगता है ये सब अहम फैसले लेने के बावजूद भी जो बसपा का गिरता जनाधार है उसमें कहीं कमी, ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, इनको 200 रुपये की जो 50 रुपये तो करने के बजाय इनको मुफ्त में उनकी सदस्यता देनी चाहिए थी, क्योंकि 200 रुपये 50 रुपये सदस्य नहीं बढ़ेंगे। कोई ऐसे इसलिए सदस्य नहीं बनेगा कि उसको 50 रुपये कम देने पड़ रहे हैं या नहीं देना पड़ रहा है। अगर वो उसका बहुजन समाज पार्टी का फॉलोअर है तो वो 500 रुपये दे के भी सदस्य बनेगा, अगर फॉलोअर नहीं है तो 1 पैसा दे के भी सदस्य नहीं बनेगा वो। तो ये मायावती जी की गलत फहमी है। शायद उन्होंने इस बात को अपने एक पार्टी का कुछ ऐसा बना के रखा है कि पार्टी के ऐसे ना हो कि कोई भी फ्री में आगे सदस्य बन जाए। शायद इस बात को उन्होंने साबित करने की कोशिश की है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं बिल्कुल, कि कोई पैसे रुपये कम कर दिया तो कोई सदस्य बन जाएगा 50 रुपये में। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि आकाश आनंद को उस समय इसलिए हटा दिया गया था कि कहीं ना कहीं बसपा भाप गई थी कि उनका बहुत बुरा हाल प्रदर्शन होने वाला है, शायद आकाश आनंद पे वो ठीकरा ना फूटे, इस वजह से वहाँ पे हटा दिया गया। एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आपका क्या कहना है? देखिए, ठीकरा तो फूटा है ही है, चाहे आकाश आनंद पे फूटा हो या मायावती जी पे फूटा हो, क्योंकि प्रदर्शन कहीं से भी बेहतर नहीं हुआ है, बल्कि पहले से ख़राब स्थिति आ गई है। जैसा कि पहले भी ये था कि शायद पिछली बार 18% का वोट शेयर था, लेकिन अब की और कम हो गया है, शायद 10% के नीचे भी आ गया है। तो लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनके जब तक मायावती जी स्वयं आके बिल्कुल एकदम फ्रंट में आके लड़ाई नहीं लड़ेंगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, जहाँ तक मेरी समझ में यही आता है। जाहिर सी बात है, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट शेखर श्रीवास्तव जी का साफ कहना है कि चाहे आकाश आनंद को जितने भी महत्वपूर्ण पद दे दिए जाए, उनको मैच्योर बता के उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए, लेकिन जब तक मायावती खुद फ्रंट पर नहीं आएंगी तब तक कि बसपा का कुछ भी होने वाला नहीं है। 2024 का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन इस चुनाव ने बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा संकेत दे दिया। जिस तरह से 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बहुजन समाज पार्टी को बहुत करारी शिकस्त मिली थी, महज एक उनका विधायक यूपी असेंबली में पहुंचा था, और 2024 का जो चुनाव हुआ एक भी सांसद उनके पास नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिस तरह से 2024 के चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित किया था, लेकिन ठीक चुनाव के दौरान ही आकाश आनंद को उस समय हटा जब वो सीतापुर में एक चुनावी सभा कर रहे थे, उस दौरान उस पर 2 मुकदमे दर्ज हुए। उन मुकदमे दर्ज होने के बाद मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया था, लेकिन एक बार फिर मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो बेस, जो कैडर वोट था, वो जिस तरह से सिमटता जा रहा, जो उनका जो वोटों का जो प्रतिशत था जनदान का, वो भी बेहद कम हो चुका है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने एक और अहम फैसला लिया है, जिसके तहत जो सदस्यता शुल्क 200 रुपये में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता शुल्क थी, अब वो उसको घटाकर 50 रुपये कर दिया गया। मकसद साफ है, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो जनाधार जिस तरह से कम हो रहा है, उस जनाधार को बढ़ाने के लिए ही आकाश आनंद को एक बार फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आकाश आनंद के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये भी रहेगा कि सदस्यता अभियान के चलते जो कभी फीस उसकी 200 हुआ करती थी, अब उसको 50 रुपये कर दिया गया है। अब आकाश आनंद कितना कुछ कर दिखाते हैं फिलहाल ये वक्त बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बेहद कठिन समय है, बेहद मुश्किल भरा दौर है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का 2007 से 12 तक की यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार था, जो उनके जो वोटों का प्रतिशत था, वो भी लगातार कम होता रहा है। और एक बार फिर मायावती ने एक अहम फैसला किया है, जिसके तहत आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, ताकि आकाश आनंद कहीं ना कहीं डूबती नैया जो है बहुजन
समाज पार्टी को उसको पार कर सके। इस वजह से आकाश आनंद को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। गुजरात में मानसून के दक्षिण गुजरात में प्रवेश करने के बाद अब सौराष्ट्र और राज्य के अन्य हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। आज सुबह से अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर और छोटा उदेपुर सहित राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज्य के तालुकों में बारिश दर्ज की गई है। जामनगर के कालावड में एक पुल टूट जाने से एक स्कूल बस फंस गई, लेकिन ग्रामीणों ने बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण कांवट में ओलावृष्टि हुई और अश्विन नदी दोनों किनारों पर बहने लगी। सनखेड़ा की एना नदी में भी बाढ़ आ गई, जिससे डायवर्जन बह जाने से मार्ग बंद हो गया। जनपद प्रयागराज के सराय मंदिर थाना क्षेत्र के सोरवर्णा नदी के पास डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार विकास पुत्र बली 25 वर्ष निवासी, चौकी खुर्द थाना मीरगंज जौनपुर निवासी अपने परिवार के लोगों के साथ वरना से अपने घर जा रहे थे। तभी गाड़ी अनियंत्रित होने के कारण सामने आ रही डंपर की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही बाइक पर सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी हंडिया पंकज लवानिया, थाना अध्यक्ष हंडिया ब्रिज किशोर गौतम, थाना अध्यक्ष सराय मरेज योगेश प्रताप सिंह में फोर्स मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं डंपर चालक को हिरासत में लेकर डंपर को भी सीज कर लिया गया। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।